तो ये लगभग 3 हफ्ते पहले हुआ था और मैं अभी भी इसे पूरी तरह से भुला नहीं पाया। मेरा नाम काल है। मैं 35 साल का हूँ। हाल ही में मेरा तलाक हुआ है और अपनी पत्नी के साथ रिश्ते बिगड़ने के बाद मुझे शहर वापस आना पड़ा। मुझे लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में एक 7-Eleven में देर रात की शिफ्ट में काम करने की नौकरी मिल गई, जो कि सच कहूँ तो कोई अच्छी बात नहीं थी। ये इलाका बहुत ही खराब है और नशेड़ियों और गुंडों से भरा हुआ है, लेकिन ये एक नौकरी है। मुझे पैसों की जरूरत थी और मुझे लगा कि मैं इसे संभाल सकता हूँ। मैंने पहले भी सिक्योरिटी की नौकरी की है। मैंने काफी शराबियों, नशेड़ियों और अजीबोगरीब लोगों का सामना किया है, लेकिन उस रात जो हुआ उसके लिए कुछ भी, और मेरा मतलब है कुछ भी, मुझे तैयार नहीं कर सकता था। वो मंगलवार का दिन था, लगभग 1 बजे थे। दुकान ज्यादातर खाली थी। हर 2 घंटे में कस्टमर आ रहा था। मैं काउंटर के पीछे गम रैक के सामान भर रहा था। तभी मुझे दरवाजे की घंटी सुनाई दी। मैंने ऊपर देखा और एक औरत को अंदर आते देखा। वो धीरे धीरे अंदर आई, दुबली पतली, शायद 40 के आसपास की, चिकने बालों वाली। उसके कपड़े ढीले कागज की तरह लटक रहे थे। उसने एक गंदा टैंक टॉप के ऊपर एक फूली हुई हरी जैकेट पहनी हुई थी और उसकी जीन्स पैरों के आसपास ऐसे भीगी हुई थी जैसे वो धूल भरी, कीचड़ भरी गलियों से गुजरी हो। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी, कांपती हुई लेकिन खोखली, और उसने अजीब सी गंदी बदबू पूरे स्टोर में फैला दी। उसके रूप रंग से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो स्किड रो इलाके की रहने वाली थी। उसने कुछ बुदबुदाया जो मैं समझ नहीं पाया और स्नैक्स वाले सेक्शन की तरफ चली गई। मैंने उस पर नजर रखी। हमारे यहाँ हमेशा नशेड़ी आते रहते हैं। आमतौर पर वो नुकसान नहीं करते, कभी शोर मचाते, कभी परेशान करने वाले, लेकिन ये वाली कुछ बुझी हुई सी लग रही थी। वो ढूंढ नहीं रही थी, वो बस बिना सोचे समझे चीजें उठा रही थी। कैंडी बार, ट्रेल मिक्स, यहाँ तक कि एक फ्रोजन बरीटो भी। बस एक अजीब सी जल्दी के साथ सब कुछ अपने हाथों में ठूस रही थी, मानो वो किसी मिशन पर हो, पर समझ नहीं पा रही कि क्या। कुछ मिनट बाद वो काउंटर के पास आई। उसने ढेर मेरे सामने रख दिया और अपनी जेबें टटोलने लगी। जेबें खाली थी। उसने ऊपर देखा और बुदबुदाया, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन वो भी भूखे हैं। मैं उलझन में पड़ गया। ये कौन है? उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। मेरे दोस्त, उन्हें भूखा नहीं रहने दे सकते। मैंने उसकी तरफ देखा। बाहर कोई भी नहीं था, बस एक टूटी हुई स्ट्रीट लाइट की टिमटिमाहट और हवा में लहराते कूड़े के थैलों का ढेर। देखो, अगर तुम सच में भूखे हो तो मैं तुम्हारे लिए एक चीज का इंतजाम कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये सब फ्री में नहीं दे सकता। 2 बार पलकें झपकाई, बहुत धीरे से, किसी रोबोट की तरह। लेकिन वो भी भूखे हैं। उसकी आवाज में अचानक बदलाव आया। मुझे माफ करना, जैसा मैंने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज मुफ्त में दे सकता हूँ, बाकियों के लिए पैसे देने होंगे। उसकी आंखें फड़कने लगी और उसने अपना कंधा इस तरह हिलाया कि उसकी हड्डियां चटक गई। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी दौड़ गई, क्योंकि मैं समझ गया था कि कुछ होने वाला है। उसने अचानक अपनी जैकेट जमीन पर गिरा दी। उसकी बाहें सड़ी हुई त्वचा के धब्बों से ढकी हुई थी जो गीले टिश्यू की तरह लटक रही थी। गहरी बैंगनी नसें मोटे कीड़ों की तरह उभरी हुई थी और पुरानी सुइयों के निशान थे, सैकड़ों। कुछ में अभी भी पस बह रही थी, लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया वो थी उसकी मुस्कुराहट, मानो उसे मुझे ये दिखाने पर गर्व हो रहा हो। मैंने फौरन एक कदम पीछे हटा लिया। मैडम, मैं चाहता हूं कि आप अभी यहां से चली जाएं। मैं कभी भूखी नहीं जाती। ये कहते हुए उसने खुजलाना शुरू कर दिया, जोर से रगड़ते हुए। नाखून इसकी बाहों में इतने गहरे धंस गए कि त्वचा छिलने लगी। वो धीरे से करा उठी, मानो उसे ये पसंद हो। उसने इतनी जोर से खुजाया कि सड़े हुए मांस का एक टुकड़ा फट गया। मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूं, उसने सचमुच अपने शरीर की एक पट्टी फाड़ी, उसे एक टुकड़े की तरह उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। उसने मुझे खाली नजरों से देखा और चबाती रही। उसकी ठुड्डी से खून टपक रहा था। चबाने की आवाज भी ठीक नहीं लग रही थी। वो गीली और धीमी थी, मानो दांतों के बीच कार्टिलेज घिस रहा। उसका मुंह जरूरत से ज्यादा खुल गया था। मैंने उसके जबड़े में कुछ चटकने की आवाज सुनी। मैं घिनौना नजारा देख नहीं पाया और मुझे उल्टी आ गई। मेरे पैर कमजोर पड़ गए। मैं बस इतना ही कह पाया, हे भगवान। मैंने फोन उठाया और पुलिस को फोन किया। मेरा हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि मैं मुश्किल से नंबर दबा पा रहा था। उसने बचा हुआ खाना जमीन पर गिरा दिया और धीरे धीरे काउंटर की तरफ चलने लगी। उसकी आवाज धीमी हो गई।
फुसफुसाहट जैसी नहीं, बल्कि जैसे उसकी आवाज के नीचे कोई बोल रहा हो। वो बहुत अजीब तरह से बोलने लगी। उन्होंने कहा है कि अगर मैं उन्हें खाना खिलाऊंगी तो वो अंदर आ जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है, लेकिन मैं इंतजार करके पता लगाने वाला नहीं था। मैंने काउंटर के पीछे से फायर एक्सटिंग्विशर यंत्र उठा लिया, कहीं मामला बिगड़ न जाए। जैसे ही वो रजिस्टर के पास पहुंची, मुझे बाहर सायरन की आवाज सुनाई दी। वो रुक गई। उसका सर किसी टूटी हुई गुड़िया की तरह जोर से एक तरफ झटका। उसने दरवाजे की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ, और फिर एक गुस्से से भरी जानवर जैसी गुर्राहट निकाली। वो घुटनों के बल बैठ गई और खुद को थप्पड़ मारने लगी। जब पुलिस आई तो वो तब भी खुद को पीट रही थी, चिल्ला रही थी और हंस भी रही थी। उन्हें उसे पकड़कर ले जाना पड़ा। वो पूरे समय पागल कुत्ते की तरह लड़ती रही, कुछ न कुछ बोलती रही, अंधेरे में भूखे लोगों के बारे में चिल्लाती रही और कहती रही कि उसने उन्हें रात भर के लिए खाना खिला दिया। उन्होंने उसे बेहोश किया और अस्पताल ले गए। उसी सुबह एक पुलिस वाला मेरा बयान लेने आया। उसने कहा कि वो शायद नशीली दवाओं की वजह से पागलपन का शिकार है। उन्होंने उसके प्रिंट ली और पता चला कि उसे पहले भी, सालों पहले, एक सूप किचन के बाथरूम में एक महिला का चेहरा काटने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन यह अब तक का सबसे बुरा वाक्य था जो उन्होंने देखा था। वो फिलहाल साइकियाट्रिक वार्ड में है। उस रात से मैं आधी रात को दुकान के दरवाजे बंद कर देता हूं और सिर्फ शीशे की खिड़की से ही खाना देता हूं। मुझे परवाह नहीं कि कंपनी क्या कहती है। मैं खुद को फिर से उस सिचुएशन में नहीं डालने वाला। तो ये लगभग 2 हफ्ते पहले की बात है और मुझे आज भी इसके बारे में सोचकर कब कभी उठ जाती है। कसम से मैं फिर कभी इतनी देर तक 7-Eleven में नहीं रुकूंगी। आधी रात के आसपास का वक्त था, शायद उससे भी कुछ देर बाद। मैं एक बोरिंग पार्टी से घर लौट रही थी जिसमें मेरी फ्रेंड ने मुझे जबरदस्ती शामिल होने के लिए कहा था। मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था और मुझे स्नैक्स खाने का बहुत मन कर रहा था, जैसे हॉट चीटोस, गमी वर्म्स और भी बहुत कुछ। तो मैं अपने रास्ते के पास खुले एक 7-Eleven में रुक गई। वो इलाका बिल्कुल सुनसान था और स्ट्रीट लाइट मुश्किल से जल रही थी। मैंने गाड़ी रोकी, बाहर निकली और अंदर चली गई। सबसे पहले मैंने महसूस किया कि दुकान कितनी शांत थी। ना कोई म्यूजिक था, ना कोई कैशियर, बस फ्रिज से गुनगुनाहट आ रही थी। काउंटर पर एक हाथ से लिखा नोट पड़ा था जिस पर लिखा था, सिगरेट पीने गया हूं, जल्दी वापस आऊंगा। मुझे थोड़ी राहत मिली कि वो लड़का बस 1 मिनट के लिए बाहर गया होगा। मैं कैंडी वाले सेक्शन की तरफ चल पड़ी। तभी मैंने उस लड़के को फ्रीजर के पास खड़ा देखा। वो शायद 10 या 9 साल का था, दुबला पतला, गोरा सा। उसने एक ओवरसाइज्ड हुडी और काली जीन्स पहनी हुई थी। वो लड़का बस वहीं खड़ा था, बिना हिले डुले, आइसक्रीम फ्रीजर को ऐसे घूर रहा था जैसे किसी मदहोशी में हो। मैं उसे देखकर मुस्कुराई, जैसे अरे बेचारा अपने पापा का इंतजार कर रहा होगा या कुछ। अचानक उसने मुझे देखा और मुस्कुराया, पर पता नहीं उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा था। उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी और वो आंखें कुछ चमकदार थी जिनके पीछे कोई इरादे छिपे हुए थे। क्या आपने कभी किसी को बेजान आंखों से मुस्कुराते हुए देखा है? वो अलग ही एहसास होता है। मैंने उसे अनदेखा कर दिया और आम बर्ताव व्यवहार करते हुए कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स लेने लगी। लेकिन जब भी मैं उसकी तरफ देखती तो मुझे एहसास हुआ कि वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी नजरें मेरा पीछा कर रही थी। शुरू में तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, जैसे मैं चिप्स वाली गली में हूँ और वो 2 फीट दूर खड़ा हूँ। मैं ड्रिंक्स की तरफ बढ़ी और अचानक वो फिर मेरे पीछे आ गया। कुछ नहीं बोला, बस देख रहा था। इस समय मैं सोच में पड़ गई कि ये बच्चा आखिर क्या कर रहा है। फिर अचानक उसने मुझसे पूछ लिया, तुम अकेले रहती हो ना? मैं रुक गई, धीरे से मुड़ी। क्या? वो मुझे घूरता रहा। उसने अपनी पलकें नहीं झपकाई और फिर पूछा, तुम कितनी बार अपनी खिड़कियां बंद करती हो? मैं सबको बता दूं, मैं मजाक नहीं कर रही। मेरा पूरा शरीर जकड़ गया। मैंने हंसने की कोशिश की, जैसे ये पूछना थोड़ा अजीब सा है ना? वो बस घूरता रहा। तुम्हारा बेडरूम सड़क की तरफ है ना? अब मैं अंदर ही अंदर घबरा रही थी। मैंने फोन पर किसी को मैसेज करने का नाटक किया ताकि लगे कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन वो अभी भी वहीं खड़ा था, देख रहा था। तो मैं दरवाजे की तरफ चलने लगी, तेजी से। सोच रही थी कि किसी और दुकान पर जाकर रुक जाऊंगी, लेकिन बाहर निकलने से पहले ही मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी कमर को जकड़ लिया। उस बच्चे ने मुझे गले लगा लिया, पीछे से और जोर से।
मैं चीख पड़ी और खुद को झटक कर दूर कर लिया। उसकी पकड़ 10 साल के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मजबूत थी। मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। मेरा शरीर कांप गया जैसे मैंने अभी अभी किसी गंदी चीज को छू लिया। मैं पलटी और उसे पीछे धकेलते हुए चिल्लाई, पीछे हटो! क्या तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, जैसे उसके दिमाग में कोई स्विच हिल गया हो। उसके चेहरे की मुस्कान गुस्से में बदल गई। कसम से उसकी आंखें फड़क रही थी और उसने जबड़ा इतनी जोर से कसा हुआ था कि दर्द हो रहा था। उसने कुछ कहा तक नहीं, बस नीचे झुका, जमीन से सोडा का एक कैन उठाया और सीधा मेरे माथे पर दे मारा। मुझे खनक सुनाई दी इससे पहले कि मैं उसे महसूस कर पाती। मेरी नजर धुंधली पड़ने लगी और मैं चीखते हुए जमीन पर गिर गई। मैंने अपने कान पर हाथ रखा और फौरन देखा कि मेरी हथेलियां गर्म खून से भारी हो गई हैं। मैं मदद के लिए रोने लगी। मैं एक शेल्फ के पीछे रेंगते हुए गई और छुप गई। मेरा सर आधा चक्कर खा रहा था और वो संकी वहीं खड़ा था, जोर जोर से सांसें ले रहा था। बस मुझे तड़पते हुए देख रहा था जैसे ये कोई खेल हो। तभी सामने का दरवाजा खुला और कैशियर अंदर घुस आया। वो लगभग 40 साल का एक आदमी था जो घबराया हुआ लग रहा था। उसने शायद मेरी चीखें सुनी होंगी। बच्चे को देखकर वो हैरान रह गया। लड़के ने एक पल भी इंतजार नहीं किया और अंधेरे हाईवे पर भाग गया। कैशियर ने मुझे उठने में मदद की और मैं रोती रही। पता नहीं उस बच्चे को क्या हो गया। उसने बहुत बुरा बर्ताव किया और फिर ये फेंक दिया। लेकिन कैशियर ने चौंकते हुए मेरी बात बीच में ही रोक दी और कहा, ये बच्चा नहीं है, ये तो एक बौना है। ये यहाँ घंटों से छिपा हुआ था। मेरा दिल बैठ गया। इससे समझ आ गया कि उसमें इतनी ताकत कैसे थी और जब उसने मुझे गले लगाया तो मुझे उसकी गिरफ्त से छूटने के लिए काफी जोर लगाना पड़ा। कैशियर एक नेक इंसान था। उसने मुझे गीला कपड़ा दिया जिसे मैं अपने सर से बहते खून पर रख सकूं और फिर उसने पुलिस और पैरामेडिक्स को बुला लिया। तो खून की कमी से मुझे चक्कर आ रहे थे, इसलिए जब पुलिस आई तो उन्होंने मुझे अस्पताल भेजा और कैशियर से उस भयानक बौने आदमी के बारे में हर तरह की जानकारी ली। खून बहना बंद करने के लिए मुझे 3 टांके लगाने पड़े। मैं 1 हफ्ते तक अस्पताल में रही और पुलिस जांच के लिए वहां मुझसे मिलने आई। चौथे दिन जब मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी तो कैशियर मुझसे मिलने आया। उसने मेरे साथ जो हुआ उसके लिए माफी मांगी और उसे लगा कि दुकान को बिना देखभाल के छोड़ना उसकी ही गलती थी। मैंने उससे कहा कि इस हादसे में उसकी कोई गलती नहीं है। 2 हफ्ते बीत गए और वो आदमी पकड़ा नहीं गया। मैं अपनी खिड़कियां हमेशा बंद रखती हूँ। मैंने डोरबेल पर कैमरा भी लगा रखा है ताकि जो भी आए मैं उसे देख सकूं। कभी कभी जब रात में बारिश हो रही होती है और बिजली कड़क रही होती है तो मुझे बुरे सपने आते हैं। मैं खुद को बिस्तर पर लेटा हुआ देखती हूँ और वो आदमी मेरे सर के पास खड़ा मेरे घाव से खून चूस रहा होता है। मैं कोई राइटर नहीं हूँ, मैं खुद को बातचीत करने वाला भी नहीं मानता, लेकिन मुझे लगा कि किसी को ये जरूर सुनना चाहिए। हो सकता है कि अगली बार जब आप अंधेरा होने के बाद बाहर हों तो आप सावधान रहें। मैं 50 साल का हूँ, एक्स मिलिट्री। मैंने 2 बार फॉरेन टूर किए हैं, कुछ रिस्की दिन जरूर देखे हैं। हालांकि 2 महीने पहले उस सुनसान 7-Eleven में हुई घटना की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है। रात के करीब 11:15 बजे थे। मैंने अभी अभी ट्रक चलाने की लंबी शिफ्ट पूरी की थी और मुझे सिगरेट की सख्त जरूरत थी। मैं फीनिक्स शहर के किसी किनारे वाली सड़क पर एक अजीब सी दिखने वाले 7-Eleven में रुका। मैं वहां पहले भी गया था। दुकान में हमेशा एक टिमटिमाती लाल नियॉन लाइट जलती रहती थी जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी भिनभिनाती थी। मैं अंदर गया, दुकान खाली थी सिवाय उस नौजवान कैशियर के, शायद 19 या 20 साल का, जो काउंटर के पीछे खड़ा था और आधा सोया हुआ लग रहा था। मैंने उसे देखकर प्यार से सर हिलाया, काउंटर के पीछे सिगरेट केस की ओर बढ़ा और उससे एक पैकेट मांगा। उस सिगरेट लेने के लिए मुड़ा और तभी दरवाजा खुला। 2 लड़के अंदर दौड़ते हुए आए। उन्होंने हुडी पहनी हुई थी, चेहरे पर नकाब थे और दोनों के हाथ में चाकू थे। वो कैशियर के पास आकर चिल्लाए, हाथ ऊपर करो, सभी के सभी पैसे निकालो। उनमें से एक ने एक ही छलांग में काउंटर पार कर लिया। दूसरा चाकू तानते हुए मेरी ओर दौड़ा। मैं पीछे हट गया और दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। ठीक है, आराम से, मैं तो बस एक कस्टमर हूँ। लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे। काउंटर के पीछे खड़ा लड़का हैरान रह गया। मैंने देखा कि रजिस्टर खोलने की कोशिश करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। वो तो बस एक बच्चा था। इस नौकरी में शायद उसे बहुत कम पैसे मिलते होंगे और अब उसके चेहरे पर चाकू था। मैं कुछ कहने ही वाला था, कुछ भी, ताकि बात बिगड़ने से बच जाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन लुटेरों में से एक ने उस बच्चे के पेट में चाकू घोंप दिया, बिना किसी हिचकिचाहट के।
बिना किसी चेतावनी के उसने बिना किसी हिचकिचाहट या चेतावनी के चाकू उसे मार दिया था। मैं उस आवाज को कभी नहीं भूलूंगा। गीली आह मेरे दिमाग में गूंज उठी। वो लड़का टूटी हुई गुड़िया की तरह गिर पड़ा। उसकी कमीज के नीचे खून तेजी से फैल रहा था। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने बिना सोचे अगला कदम ले लिया। जो चीज मेरे सबसे पास थी मैंने उसे पकड़ा। फ्रिज से कांच की सैंपल बॉटल उसे निकाला और मेरी तरफ आ रहे आदमी के सर पर दे मारा। वो लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। उसका चाकू फर्श पर गिर गया। दूसरा आदमी जिसने कैशियर को चाकू मारा था मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे संभलने का भी समय नहीं मिला था कि वो झपटा। उसने मेरी पसलियों पर वार किया। मेरे बाजू में तेज दर्द हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो और आगे बढ़ता मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। मेरे शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उसे सबक सिखाना भी हावी हो रहा था। मैंने उसकी बांह जोर से मरोड़ी और उसे कूलर के दरवाजे से टकरा दिया। दरवाजा उसके पीछे टूट गया। कांच नीचे गिरने लगा। वो करहा उठा और जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन मैं तेजी से बेहोश हो रहा था। पहला आदमी संभल गया था। उसने मुझे जमीन पर पटक दिया। मुक्के बरसाए। मेरे चेहरे पर कुछ वार हुए। फिर मैंने उसकी नाक पर जोरदार कोहनी मारी। टक्कर से नाक चटक गई। वो चीखा और मुझसे दूर लुढ़क गया। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी। धुंधली नजर से मैं मुश्किल से कुछ समझ पा रहा था। मेरी कमीज खून से भीगी हुई थी। मैं उसे अपनी त्वचा पर खून की गर्मी महसूस कर सकता था। मैंने खुद को ऊपर खींचने के लिए पास की अलमारी को पकड़ा। फिर एक झाड़ू पकड़कर लगभग लंगड़ाते हुए बाहर की ओर बढ़ा। गुंडे जमीन पर पड़े दर्द से करहा रहे थे, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। मुझे पता था कि अगर वो उठे और मुझ पर फिर से हमला किया तो शायद मैं उन्हें हरा ना पाऊं। मैं इतना जवान नहीं हूं और उस बेवकूफ ने मुझे गहरी चोट पहुंचा दी है। मैंने 7-Eleven के दरवाजे के हैंडल पर छड़ी को अटका दिया ताकि गुंडों को भागने का मौका ना मिले। बेचारा कर्मचारी जमीन पर पड़ा था। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा और मैंने पुलिस को फोन किया। मैं फुटपाथ पर बैठ गया और फोन करके स्टोर में हुए इस हादसे के बारे में बताया। सब कुछ ठंडा लग रहा था। मेरे कान बज रहे थे। मुझे याद है कि मैं दर्द में नीचे बैठा था और मैंने जोर से कहा था कि सुनो मत, अभी नहीं, तुम्हें जागे रहना है। खुशकिस्मती से पुलिस 5 मिनट में आ गई। सायरन की आवाज सुनते ही मैंने आसमान की तरफ देखा और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। दुकान में लाल और नीली बत्तियां चमक उठी। पुलिस वाले हथियार निकालते हुए अंदर घुस आए। उनमें से एक चिल्लाया, अपने हथियार गिरा दो। लेकिन मेरे पास तो एक भी हथियार नहीं। मुझे लगता है कि बेहोश होने से पहले मैंने कहा, मैंने उन्हें पकड़ रखा है। और फिर मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अस्पताल में था। टांके लगे हुए। मेरे शरीर में कई नलियां लगी हुई थी। कुछ पसलियां टूटी हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा बहुत खून बह गया है, लेकिन मैं बच जाऊंगा। बदकिस्मती से उस नौजवान कैशियर को बचाया नहीं जा सका। एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही वो सांसें छोड़ चुका था। उन्होंने मुझे बताया कि दोनों लड़के 17 साल के शहर भर में डकैती की फिराक में थे। एक क्लर्क जिस पर उन्होंने यहां आने से पहले हमला किया था वो कोमा में चला गया। एक और महिला का पेट्रोल पंप पर गला काट दिया, लेकिन किसी चमत्कार से वो बच गई। पुलिस वालों ने कहा कि अगर आज मैं बीच में नहीं आता तो वो फिर से बच निकलते, शायद और भी लोगों को मार देते। उन्होंने मुझे हीरो कहा, हालांकि मुझे हीरो जैसा महसूस नहीं हुआ। जमीन पर पड़े उस बेचारे बच्चे की तस्वीर सदमे से फैली आंखों के साथ मुझे सताती रही। अब भी सताती है। आप सालों फाइट की ट्रेनिंग लेते हैं, सतर्क और जिंदा रहना सीखते हैं, और फिर जिंदगी आपको ऐसी सिचुएशन में फेंक देती है जब आप बस एक सिगरेट खरीदने की कोशिश कर रहे होते हैं। मुझे कभी कभी बुरे सपने आते हैं। ये बुरे सपने किसी लड़ाई के मैदान से नहीं आते, उस दुकान से आते हैं, उस भिनभिनाती रोशनी से, उस लड़के की गुर्राहट से जो मौत की गोद में डूबने पर हुई थी, उस चाकू के अंदर जाने की आवाज से। मैं अब भी ट्रक चलाता हूं, अब भी पेट्रोल और सिगरेट के लिए रुकता हूं, लेकिन अब मैं स्टोर्स में पहले जैसा नहीं जाता। मैं अपनी नजरें तेज रखता हूं। मेरे हाथ ढीले हैं, मेरी पीठ दीवार से लगी है, और अगर मुझे रात में दरवाजे की घंटी सुनाई दे तो मैं सबसे पहले देखता हूं, और आपको भी यही